प्यारे दर्शकों, नवा पंजाब चैनल 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਤਕਸ਼ਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਾਟ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੇਜ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 65 ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰਵਾਲ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं कि कंबिनेशन कैसा रहेगा। निश्चित तौर पर जम्मू साहब, कांग्रेस हाई कमान ने पिछले विधानसभा चुनाव के 11 महीने बाद ये डिसीजन लिया है कि पार्टी की कमान पिछड़े वर्ग के नेता को दी जाए और विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई है। तो इससे पहले जो कांग्रेस में एक समीकरण चलता था कि जाट और दलित जो है मिलके कांग्रेस को सत्ता में ले आएंगे, और पिछले बहुत सालों से आपने देखा होगा कि जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो फूलचंद मुलाना साहब पार्टी के अध्यक्ष थे, वो दलित समाज से आते हैं। इसके बाद ये कमान अशोक तंवर साहब को दी गई थी, वो भी दलित समाज से हैं। उसके बाद कुमारी शैलजा के पास पार्टी अध्यक्ष की कमान आई, वो भी दलित समाज से आती हैं। और अब मौजूदा जो अध्यक्ष थे चौधरी उदय भान, उनके पास जो कमान थी तो वो भी दलित और जाट समुदाय का एक गठजोड़ करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। और इस बार कांग्रेस को उम्मीद थी कि बहुमत लायक सीटें प्राप्त कर लेगी, लेकिन कांग्रेस 37 सीटों पर रुक गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह दक्षिण हरियाणा रहा, जो अहिरवाल क्षेत्र कहलाता है, यादव बहुल इलाका है। 12 सीटों में से एक सिर्फ नांगल चौधरी में डॉक्टर अभय सिंह यादव जो मंत्री थे वो चुनाव हारे। बाकी ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और 11 सीटों से कांग्रेस सत्ता से वंचित रह गई। 48 सीटें आ जाती, वो 11 सीटें जीत के दक्षिण हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना ली। तो अब पार्टी आला कमान ने लंबे विचार विमर्श के बाद ये तय किया है कि दक्षिण हरियाणा में पिछड़े वर्ग के यादव समुदाय के किसी नेता को पार्टी की कमान सौंप दी जाए। और ऐसे में राव नरेंद्र सिंह का चयन हुआ है। ये 3 बार विधायक रह चुके हैं, हुड्डा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। इनके पिताजी राव बंसी सिंह राव वीरेंद्र सिंह के साथ होते थे और भजन लाल जी की सरकार में पंचायत मंत्री भी रहे हैं। तो कुल मिला के अहिरवाल क्षेत्र पर कांग्रेस ने अपना ध्यान केंद्रित किया है ताकि यादव बहुल क्षेत्र में यादवों के वोट कांग्रेस के झोली में आ जाएं और पार्टी सत्ता हासिल करने की स्थिति में आ जाए। दूसरी बात, जो जम्मू साहब जो विधायक दल के नेता की बात थी, तो कांग्रेस के विधानसभा में 37 विधायक हैं और ज्यादातर विधायक हुड्डा साहब के साथ थे। उन्होंने पार्टी हाईकमान को विपक्ष के नेता के पद के लिए चयन के अधिकार तो सौंप दिए थे, लेकिन साथ ही अपनी राय भी व्यक्त कर दी थी कि हम हुड्डा साहब को विपक्ष के नेता के पद पर देखना चाहते हैं। और पार्टी हाईकमान ने इस बार हुड्डा साहब को ये दायित्व विपक्ष के नेता के देने के साथ साथ दक्षिण हरियाणा में राव नरेंद्र सिंह को पार्टी की कमान सौंप दी है, ताकि विपक्ष के नेता और कांग्रेस और जो कांग्रेस में दूसरे जो गुट के लोग हैं उनको साथ लेके राव नरेंद्र सिंह चल सके। इसी बीच तक्षक साहब, हरियाणा सरकार ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2100 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? देखिए, तमाम राज्यों में सारी पार्टियां यही कर रही हैं कि किसी तरह महिलाओं को अगर हम काबू कर लेंगे, उनके वोट बैंक को अपनी तरफ जोड़ लेंगे, तो सत्ता में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपने अभी देखा होगा कि बिहार में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि लाखों महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपए चले गए हैं। दिल्ली में भी घोषणा हुई थी कि महिलाओं को हम हर महीने 2500 रुपए देंगे। मान सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था आम आदमी पार्टी ने कि महिलाओं को हम 1100 रुपए देंगे। हिमाचल सरकार ने भी वादा किया था महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस ने 2000 कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपए कर दिए थे। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए महिलाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है, और हर पार्टी महिलाओं से ये वादा करती है कि हम आपको हर महीने इतने रुपए की आपके खाते में राशि भेज दी जाएगी। तो शुरुआत जो है अब कर दी है नायब सिंह सरकार ने, और पोर्टल बना दिया है। पहले दिन 8000 के आसपास महिलाओं ने उस पोर्टल पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, और 1 नवंबर से महिलाओं के खातों में वो पैसे जाने लग जाएंगे। तो कोशिश तो कर तीसरी बार लगातार सत्ता में आई है, तो जम्मू साहब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि आगे भी उनकी सत्ता बरकरार रहे। लेकिन 22 के 22 जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। हाँ जी, वो तो कर दिए। पिछले चुनाव में जम्मू साहब जो कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां पन्ना प्रमुख नियुक्त कर दिए थे, गांव गांव में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी थी कि वो मतदान केंद्र तक मतदाताओं को ला सके। कांग्रेस के पास पिछले 11 साल से ये समस्या थी कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। यानी कि तहसील और जिला स्तर पर अगर पार्टी के पास उनके ढांचा नहीं है पार्टी का, तो कौन मतदान केंद्रों तक ले जाएगा और कौन कांग्रेस की मदद करेगा। तो एक बड़ा कारण ये भी माना गया था कि जिला अध्यक्षों और तहसील प्रमुखों में नियुक्तियां नहीं होने से 11 साल से कांग्रेस का निचले स्तर पर जो है वो ढांचा गड़बड़ाया हुआ था। तो सबसे पहले तो जो पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी यहाँ चंडीगढ़ आए थे, और उन्होंने सबसे फीडबैक लिया था, और उसके बाद कहा था जिला अध्यक्षों के लिए 2-2 3-3 नामों का एक पैनल आएगा और उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। तो वो नियुक्तियां हो चुकी हैं, और अब पार्टी के अध्यक्ष की भी घोषणा हो गई है, विपक्ष के नेता की भी घोषणा हो गई है। जो 11 महीने से पार्टी की गतिविधियां ठप पड़ी थी, मैं समझता हूं कि अब सुचारू रूप से ठीक से चालू हो जाएंगे, और सरकार की कमियां खामियां जो है उजागर करने का काम शुरू हो जाएगा। पर इसके आगे जिला प्रधान के आगे तो ब्लॉक प्रधान भी होने चाहिए, वो भी काम मेरा ख्याल जल्दी हो जाएगा कि नहीं? अब मैं सोचता हूं कि देखिए, ये जो सहमति है, हुड्डा साहब की सरकार में राव नरेंद्र सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब का, कुमारी शैलजा का, चौधरी वीरेंद्र सिंह का, और इन सभी का एक तरह से आशीर्वाद था, और ये लोग उनके नाम पर सहमत भी थे। तभी पार्टी ने वो नियुक्ति की है, और केंद्रीय नेतृत्व ने ये भी राव नरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी लगाई है कि पार्टी में गुटबाजी खत्म करके एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहिए, और ऐसी कोशिश भी करेंगे। राव नरेंद्र सिंह इसमें कितने कामयाब होंगे, ये जम्मू साहब वक्त बताएगा। तो कांग्रेस किन मुद्दों पे हरियाणा में संघर्ष करेगी, किन मुद्दों को उठाएगी? एक तो देश का एक नारा है कांग्रेस पार्टी का, वोट चोरी का, उसके ऊपर तो अभियान चल ही रहा है, मुहिम चल रही है। तो हरियाणा में स्पेसिफिक कांग्रेस क्या करेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा तो यही उठाया था कि बेरोजगारी के नंबर में हरियाणा देश भर में पहले स्थान पर है, और जो नियुक्तियां मिलती हैं वो भी हरियाणा से बाहर के लोगों को, ज्यादातर नियुक्तियों में हरियाणा के बाहर के युवाओं को नौकरी मिली है। तो ये एक मुद्दा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां देने का वादा करती है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 है। तो एक तो ये कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, और दूसरा जो फिरौती मांगने की बात है, गैंगस्टरों की तादाद बढ़ गई है, और आप देखते हैं रोजाना ही हरियाणा में कहीं ना कहीं कोई गोली चल जाती है, कोई हत्या हो जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस घेरने की कोशिश करेगी। और जो महिलाओं का जो लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है,
तो कितनी महिलाओं का चयन होता है और किस तरह के क्राइटेरिया बनाते हैं जो अपने वादे के मुताबिक तमाम महिलाओं को 2100 रुपए की राशि मिलती है या नहीं। तो इसके मुद्दे पर भी फिर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी कि वादा तमाम महिलाओं को 2100 रुपए देने का था, लेकिन बाद में क्राइटेरिया इस तरह का तय किया गया कि सभी महिलाएं उसमें शामिल नहीं, और चुनिंदा महिलाओं को ये अगर राशि दी जाएगी तो इस पे भी कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तक्षक जी, कांग्रेस पार्टी को लगभग 1 साल क्यों लगा नेता प्रतिपक्ष चुनने में? देखिए, वैसे तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि जब विधायक दल का नेता का जो चयन की बात थी तो तमाम विधायकों ने अपनी राय राय जाहिर कर दी थी कि हुड्डा साहब ही विपक्ष के नेता होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से हरियाणा में बनी है, उसी समय से कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और हुड्डा साहब भी विपक्ष के नेता रहे हैं। और तमाम विधायकों में कहूँ, दो चार विधायकों को छोड़ दें तो बाकी सारे विधायक हुड्डा साहब के पक्ष में थे। और पार्टी ने भी कई अपने पहलुओं से जांच परख के ये तय कर लिया कि हुड्डा साहब के अलावा कोई विपक्ष के नेता के लिए मतलब उतना सक्षम नहीं है जितना भूमिका ठीक से विधानसभा में हुड्डा साहब अपने अनुभव के मुताबिक निभा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे नाम पर विचार हुआ होगा। जरूर इस तरह के नाम चलते रहे कि गीता भुक्कल मैडम जो है वो विपक्षी नेता हो सकती हैं या पार्टी के अध्यक्ष हो सकती हैं और दलित समाज से आती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि भाई बैकवर्ड को पार्टी की कमान दी जाए। तो ऐसे में गीता भुक्कल साहब का विपक्षी नेता के नाम पे के लिए नाम चला, अशोक अरोड़ा साहब का भी नाम विपक्ष के नेता के लिए चला, लेकिन अंततः मोहर जो है हुड्डा साहब के नाम पर ही लगी। तक्षक जी, 25 सितंबर को अनेलो ने एक बड़ी रैली की है। आप उनका कैसा इम्पैक्ट रहेगा हरियाणा की सियासत पे? आगे उनको कोई लोग उनके साथ आएंगे या रैली का ही मामला रैली तक ही सीमित रह जाएगा? देखिए, चौधरी देवीलाल हरियाणा में एक बड़ा नाम था और जब तक चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में थे तो आईएनएलडी या तो सत्ता में होती थी या मुख्य विपक्षी दल होता था। लेकिन परिवार में टूट की वजह से डॉक्टर अजय सिंह यादव और उनके भाई अभय सिंह यादव अलग अलग पार्टियां बन गई, पार्टी टूट गई, कार्यकर्ता भ्रमित हो गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ जेजेपी में चले गए, कुछ इनेलो में चले गए। और उसी का ये नतीजा रहा कि पिछले चुनाव में नई बनी पार्टी जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक आए। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा की अलमत सरकार को समर्थन दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी आ गई और उसके बदले में उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। 4 साढ़े 4 साल वो सत्ता में रहे और फिर मुख्यमंत्री बदला तो जेजेपी सरकार से बाहर हो गई। और लोगों में इस बात की नाराजगी थी निश्चित तौर पे कि दुष्यंत चौटाला जी ने लोगों से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने समर्थन देकर सरकार बना ली और इन विधानसभा चुनाव में उसका जेजेपी को खामियाजा इस हद तक भुगतना पड़ा कि 90 सदस्यीय विधानसभा में दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी का एक भी विधायक जीत के नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ जो अभय सिंह चौटाला जी की इनेलो पार्टी है उसके 2 विधायक आए हैं। यानी कि जो जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से चौधरी देवीलाल राजनीति में थे। पंजाब ज्वाइंट पंजाब में भी राजनीति करते थे वो, लेकिन उनका कद इतना बड़ा था कि या तो सत्ता में होंगे या विपक्ष में होंगे। लेकिन टूट की वजह से, पार्टी में टूट की वजह से जननायक जनता पार्टी भी हाशिए पर आ गई और इंडियन नेशनल लोकदल भी हाशिए पर आ गया। तो जो तो देवीलाल की जयंती पर रोहतक में रैली थी वो रैली आप कह सकते हैं कि भीड़ की दृष्टि से ठीक थी और उनकी कोशिश थी अभय सिंह चौटाला साहब की कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी हाशिए पर चलेगी, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, इसलिए जो एक बीच में गैप है उस गैप को भरें और इनेलो की स्थिति और मजबूत करें। इसीलिए रोहतक का चयन किया गया था। उस रैली में अभय सिंह चौटाला जी का जो भाषण था वो सारा हुड्डा साहब के खिलाफ और जेजेपी के खिलाफ था। सत्तारूढ़ दल को लेके उन्होंने कोई बहुत तल्ख टिप्पणियां नहीं की। तो ये समझ में आ रहा है कि वो विपक्ष की जो कोशिश है उनकी कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ इनेलो को इस ढंग से मजबूत करें कि कांग्रेस और जेजेपी जो है उनके मुकाबले में पिछड़ जाए। लेकिन अब देखिए बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी चुनाव में 4 साल का समय है।
उन्होंने इनेलो छोड़ के गए लोगों से भी ये आह्वान किया है कि वो वापस पार्टी में आ जाएं। अब कितने लोग आएंगे और पार्टी कितनी मजबूत होगी ये समय बताएगा। तो ये जो नई लीडरशिप है कांग्रेस की, इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जम्मू साहब आपने क्या कहा? मैंने कहा कि जो नई लीडरशिप है हुड्डा साहब की और राहुल नरेंद्र सिंह की, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हरियाणा में? देखिए सबसे बड़ा चुनौती तो यही है कि लगातार 3 बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। अब कैसे वो कांग्रेस को खड़ा करते हैं, किस तरह की नीतियां अपनाते हैं, सरकार के खिलाफ कितनी आवाज बुलंद करते हैं, लोगों को कितना समर्थन मिलता है, और सबसे बड़ी बात जो है पार्टी की गुटबाजी कितनी खत्म कर पाते हैं। कांग्रेस अक्सर जो हारती है वो अपनी गुटबाजी की वजह से हारती है। पिछले चुनाव में 11 महीने पहले तमाम लोग ऐसी धारणा रखते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, लोग कांग्रेस को सरकार बढ़ते देखना चाहते थे। लेकिन जब परिणाम आए तो 11 सीटों से एक तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मात खा गई। लोगों को हैरानी थी कि कांग्रेस सरकार बन सकती थी, लेकिन आपसी खींचतान में कांग्रेस नेताओं ने अपनी ही पार्टी को एक तरह से डुबो दिया। तो अब राव नरेंद्र सिंह की परीक्षा होगी कि सबको साथ लेके चलें, लोगों को, पब्लिक को साथ जोड़ें। जो कांग्रेस में लोगों का भरोसा थोड़ा सा उठा है, या ये है कि हम सत्ता सौंपना चाहते थे लेकिन कांग्रेस आपसी गुटबाजी की वजह से सत्ता से दूर रहेगी। अब वो किस तरह की रणनीति अपनाएंगे कि कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा फिर से कायम हो और भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से मुकाबला करके और 15 साल की सत्ता खोने के बाद कांग्रेस कैसे सत्ता में आ पाएगी, यही उनको विचार करना है, हुड्डा साहब को, राव नरेंद्र सिंह को, और बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ने में वो कितने सक्षम होंगे, ये देखने वाली बात है। कांग्रेस हाईकमांड में राहुल गांधी की मजबूती हो रही है लगातार। उसी का फायदा मेरे ख्याल हरियाणा में भी कांग्रेस को मिल सकता है कि वो जल्दी फैसले आगे से करें, जो फैसले बहुत देर तक लटकते ना रहे। ऐसा होने की संभावना देखते हैं आप? तो आप तो देख ही रहे हैं कि जो फैसला कांग्रेस में सत्ता में नहीं आने पर जो जिम्मेदारी मानते हुए पार्टी के नेताओं की राहुल गांधी जी को तुरंत फैसला करना चाहिए था, उस फैसले में 11 महीने का समय लग गया। हालांकि पार्टी हाईकमान को जल्दबाजी इसलिए नहीं थी कि कोई चुनाव में तो अभी देर है, 4 साल का समय पड़ा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे ही किसी पर ये मानते हुए जिम्मेदार की पार्टी के हार के लिए कौन जिम्मेदार है चिन्हित करने के बाद तुरंत फैसला लिया जाता लीडर ऑफ अपोजिशन का और पार्टी के प्रेसिडेंट का, तो ज्यादा बेहतर होगा। पिछले 11 महीने से कांग्रेस की गतिविधियां तो ठप पड़ी हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां लगातार जारी हैं। तो कांग्रेस अपना जिला परिषद के जो चुनाव थे, उसमें भी कोई, नगर निगम के चुनाव थे उसमें कोई खास भूमिका नहीं निभा पाई, क्योंकि किसी के पास जिम्मेदारी नहीं थी, आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं था। इसलिए कांग्रेस ही शांत बैठे थे, कार्यकर्ता भी शांत बैठे थे। अब पार्टी की कमान राव नरेंद्र सिंह जी को मिली है, हुड्डा साहब को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी मिली है, तो अब कांग्रेस की गतिविधियां तो सही मायने में अब शुरू होंगी जम्मू साहब। अच्छा, कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को मेन मुद्दा बनाकर आगे बढ़ सकते हैं? एक बार सवाल दोहराएं जम्मू साहब। ये दोनों नेता बेरोजगारी और महंगाई दोनों को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, अब सरकार के खिलाफ तो उनको मुद्दे उनके पास हैं भी, और मुद्दे खोजने भी पड़ेंगे, और वो मुद्दे इस ढंग के हों कि लोगों को कनेक्ट कर सकें। तो कोशिश तो यही होगी। अब राव नरेंद्र सिंह की भी एक तरह से परीक्षा है कि उनको अहिरवाल क्षेत्र की जो जिम्मेदारी मिली, देखते हुए उनको जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस को मजबूती देने के लिए, तो उनको मुद्दे खोजने भी होंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ना भी होगा। उन मुद्दों, लोगों की भावनाओं के मुताबिक मुद्दे उठाने होंगे ताकि जनता को अपने साथ जोड़ सके। दीक्षित जी, इसके अलावा क्योंकि आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपकी बहुत निगाह रहती है पॉलिटिक्स के ऊपर, आप कुछ खास कहना चाहते हो? मैं जम्मू साहब यही कहूंगा कि कांग्रेस जब से बनी है तब से पार्टी में गुटबाजी है। चाहे तो बंसीलाल थे, चौधरी भजनलाल थे, उनकी नहीं बनती थी। फिर भजनलाल जी थे तो सुरजेवाला साहब और चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, वो उनके खिलाफ थे, नहीं बनती थी। बाद में हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने तो मैडम शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह फिर हैं। तो गुटबाजी तो पार्टी में
शुरू से ही है। हो सकता है पार्टी आला कमान की भी ये इच्छा रहती है, वो किसी एक आदमी के हाथ में पार्टी की कमान ना जाए, बैलेंस बना के रखा जाए। लेकिन जब तक गुटबाजी रहेगी निश्चित तौर पे कांग्रेस को नुकसान होगा। गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन वो बाहर नहीं आती, सामने नहीं आती है। कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सबको दिखती है कि किस तरह की गुटबाजी है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है, एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश है। और पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला, बहुत सारी सीटें आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हारी थी। लोगों ने तो मन बना लिया था कि कांग्रेस की सरकार बनानी है, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। और जब रिजल्ट आया जम्मू साहब, तो कांग्रेस तो परेशान थी कि हम सत्ता में नहीं आए, और भाजपा हैरान थी कि हम सत्ता में कैसे आ गए, क्योंकि तमाम धारणाएं ये थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं लौट पाएगी, सत्ता में लौटना उसका मुश्किल है। अफसरों से जब बात होती थी तो बहुत सारे अफसरों का यह मानना था कि भारतीय जनता पार्टी 28 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। लेकिन जब परिणाम आया तो 48 सीटें जीती। यानी कि खट्टर साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब 46 सीटें दी, और नायब सिंह सैनी साहब को जब कमान दी तो 48 सीटें आई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हैरानी वाली बात थी कि 48 सीटें आ गई हैं, और विश्वास नहीं हो रहा था कांग्रेस को कि हम सत्ता में नहीं आए। लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। तक्षी जी, लास्ट सवाल मैं पूछता हूँ। दशहरे से 2 दिन पहले और दिवाली से 20 दिन पहले कांग्रेस ने जो फैसला किया है दोनों नेताओं का, तो दशहरा और दिवाली कांग्रेस की खुशियों के साथ मेरा कल मनाएंगे लगता है। मैं तो यही मानता हूं कि देखिए, एक ऐसा गठजोड़ है जो दक्षिण हरियाणा हमेशा कांग्रेस के पिछले 3 विधानसभा चुनावों से खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दक्षिण हरियाणा की वजह से 3 बार बनी है। राव इंद्रजीत सिंह वहाँ एक बड़े नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 3 बार से ही वो केंद्र में मंत्री हैं। ये अलग बात है कि उनका ओहदा राज्य का था, कांग्रेस राज में भी और बाद में बीजेपी में भी, और आज भी राज्य मंत्री हैं। उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। तो राव इंद्रजीत सिंह के दबदबे वाले अहीरवाद क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा में राव नरेंद्र सिंह को पार्टी की जड़ें जमाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, और वो कोशिश करेंगे भी। लेकिन वो कितने कामयाब होते हैं ये वक्त बताएगा। ठीक। तक्षी जी, हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया।